You are heartily welcome on the digital platform RNU Nursing Classes। जी हाँ, मैं आपका इंग्लिश टीचर के सर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ RNU नर्सिंग क्लासेस में, जहाँ पे हम हमारा जो नॉन नर्सिंग इंग्लिश का सिलेबस है उस पर हम बात करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। और आप लोगों से कहना भी चाहूँगा कि अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करें, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। और साथ में ही बहुत शानदार तरीके से अच्छे ट्रिक से इंग्लिश सब्जेक्ट को ईजी से ईजी बनाने का हमारा प्रयास रहेगा और चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसी से पहली क्लास की शुरुआत होती है, तो चलो जुड़े रहे मेरे साथ। जी हाँ, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये लिया गया है टेंस से, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना भी चाहूँगा और साथ साथ में इसके सॉल्यूशन में भी हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि टेंस में हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस आते हैं, तो कंडीशनल सेंटेंस की जो मैं बात करूँ तो ये कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब ये कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है? ये तो एक है, इसके बेस पे 2 और बनने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को अभी से फॉर्मूला बता देता हूं, इससे क्या होगा कि ऐसा अगर आपको पैटर्न मिलता है तो आप उसमें कौन सा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरेंगे। जैसा कि ये सेंटेंस पूछ रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, ये हमें 4 वर्ब्स दे रखी हैं, इनमें से कौन सा सुटेबल वर्ब्स है जो बिल्कुल इस फॉर्म में आएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं वो 3 होते हैं। उनमें जो पहला कंडीशनल सेंटेंस है उसका पैटर्न क्या रहने वाला है। कंडीशनल सेंटेंस की पहली बात होती है कि ये इफ से या अनलेस से शुरू होते हैं, ठीक है। और इसमें इसके बाद में जस्ट इसके बाद में जो पहला पार्ट होता है वो होता है आपके प्रेजेंट सिंपल का पार्ट आता है, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल। और इसके बाद में दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा फ्यूचर सिंपल का। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर सिंपल, अगर हम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ एस या ई एस आएगा। तो दूसरे वाले में शैल या विल के साथ में, शैल या विल के साथ में आप लोगों को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी, ठीक है। एक ट्रिक है, तो आप देख पा रहे हैं कि शैल के साथ में वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म मिल रही है, इसका मतलब इसी से क्वेश्चन उठाया गया है। तो अब आपको अनुमान हो गया होगा कि पहले सेंटेंस में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस चाहिए। तो अब आपका जो सब्जेक्ट है वो है इट, इसका मतलब ये हुआ कि वर्ब में एस और ई एस वाला पार्ट आना चाहिए। तो एस और ई एस वाला पार्ट ये है क्या? नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्ट है क्या? ये भी नहीं है। तो हमारे पास सेकेंड पार्ट है, ये भी नहीं है। बचा कौन सा? फर्स्ट। इसका मतलब आंसर क्या होगा? गेट्स होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, इफ इट डार्कर यानी कि अंधेरा बढ़ता है तो वी शैल गेट लॉस्ट, हम खो जाएंगे, ऐसा एक सेंटेंस था जिसके लिए हमने एक ट्रिक बना के बताई। अब इसका ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस हो गया। इसी बेस पे जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस बनता है उसका भी मैं फॉर्मूला आपको नोट करवा देता हूँ। सेकंड में भी क्या करना है आपको, इफ से या फिर अनलेस की शुरुआत होगी। इसके जस्ट बाद में आपको ध्यान रखना, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है तो यहाँ पास्ट सिंपल आ जाएगा, पास्ट सिंपल सेंटेंस यूज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ फ्यूचर जो दे रखा है तो इधर आप शैल और विल का पास्ट रूप ले आएंगे, तो आपको यूज करना होगा वुड का और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ बात समझने वाली है कि यहाँ पे आप लोगों को सेकेंड फॉर्म का मतलब वर्ब की सिंपल का मतलब सेकेंड फॉर्म, हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे बी रूप पूछ लेता है तो आप यहाँ पे वर का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, यहाँ पे चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ में आपको वर का यूज करना है, ठीक। अब थर्ड की बात करते हैं। तीसरा, तीसरा में कैसे यूज करना है? तो तीसरे में देखें, इफ से शुरू होगा या फिर शुरू होगा किससे? अनलेस से, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पे पास्ट परफेक्ट मिलेगा, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस मिलेगा। तो इधर वाले में आप लोग लिखेंगे वुड या माइट या कुड के साथ में हैव लगाएंगे,
और फिर उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लिखेंगे। तो यहाँ पे सर ये पास्ट परफेक्ट, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास में अगर बात करें तो 3 प्रकार के फॉर्मूलेज बन गए। पहला फॉर्मूला बन गया आपके पास में, ठीक है, फिर आपके पास में दूसरा बन गया, फिर आपके पास में तीसरा। तो पहले वाले का सब्जेक्ट क्या था, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ में अगर मैं बात करूँ, यहाँ आपको इफ या फिर क्या मिलेगा, अनलेस, और उसके साथ में आप यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस का यूज़ करेंगे। और सेकंड वाले में इस पार्ट में आपको शैल या विल के साथ में आपको क्या यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहला ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, ध्यान से थोड़ा सा। इसके बाद में हम बात करते हैं, इसी में यही फॉर्मूला बनेगा, बस यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकेंड। अगर बी का रूप पूछ लेता तो मैं फिर बता दूँ आपको यूज़ करना है वर का। इसके बाद में इधर अगर हम बात करें तो यहाँ पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसी की बात करें तीसरे की, यही इफ या अनलेस से शुरू होगा। यहाँ पे आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिल रही है, पास्ट परफेक्ट। तो इस साथ वाले में वुड हैव का यूज़ करना है, वुड हैव, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। आई थिंक बात आप समझ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, यहाँ से डेफिनेट एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ट्रिक बना ली हमने कि इस तरीके से इसका पैटर्न बना लिया। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद में है द अर्थ स्लोली वार्मर। अब इस सेंटेंस को हम समझते हैं मीनिंग के बेस पे। जो पृथ्वी है वो धीरे धीरे, वार्म का मतलब होता है गर्म, और वार्मर का मतलब और गर्म होना। तो पृथ्वी धीरे धीरे क्या हो रही है, गर्म हो रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एक प्रोसेस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, प्रोसेस की। और जब प्रोसेस की बात करते हैं तो वहां पे प्रोग्रेस हो जाती है। प्रोग्रेस का मतलब ये हो गया कि कंटिन्यूस टेंस आपको यूज करना है। अब कंटिन्यूस टेंस में अगर आप बात करें तो सर ये परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, ये यूज नहीं करना है, टाइम दे नहीं रखा, ठीक है। उसके साथ में ये गेट से का यूज कर रहा है, यहाँ पे भी आपको इसको यूज नहीं करना है। तो अपने पास में 2 ऑप्शन बचते हैं, एक तो बचता है वॉज गेटिंग और एक बचता है इज गेटिंग। तो पृथ्वी धीरे धीरे गर्म हो रही थी या हो रही है, बात कहाँ की बात करेंगे, तो ये एक फैक्ट की बात है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात है। तो इसका आंसर होगा इज गेटिंग, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। हाँ एक बात और बता दूं कि हमारे टॉपिक आर्टिकल भी दे रखा है, तो मैं आप लोगों को बता दूं जो यूनिक चीज़ें हैं उनके पहले आर्टिकल दा का यूज़ भी किया जाता है। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे आपको दा का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। एक चीज़ और देखें, यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, जब हमारे साथ में कोई भी एडजेक्टिव आ जाता है तो एडजेक्टिव की जो डिग्री बनाई जाती है वो किस तरीके से बनाते हैं, उसमें या तो आप लगाएं ER कंपेरेटिव बनाने के लिए, और EST लगा के आप सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा हमने बात की। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द स्काई इज फुल ऑफ डार्क क्लाउड्स। जो आसमान है वो पूरा भरा हुआ है, किन से भरा हुआ है, डार्क क्लाउड्स, मतलब काले काले बादल छाए हुए हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि मुझे 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक स्टेटमेंट इधर है और एक स्टेटमेंट इधर है। इट मीन्स ये कहीं ना कहीं क्लोज, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और निर्भर कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि आसमान काले बादलों से भरा हुआ है, नेक्स्ट में क्या आएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हिंट देते हैं, अगर यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस चल रहा है या प्रेजेंट टेंस चल रहा है तो आगे भी प्रेजेंट की पॉसिबिलिटीज है, पास्ट की पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो ये कह रहा है कि आसमान किससे भरा हुआ है, बादलों से भरा हुआ है। तो मैंने आपसे कहा भाई आसमान बादलों से भरा हुआ है तो बरसात आने वाली है, बरसात होने वाली है। जब ऐसा कोई काम हो कि होने वाली है या आने वाली है तो इसके लिए सब्जेक्ट के साथ में इज, आर, एम का यूज करें, और उसके साथ में लगा दे अबाउट टू, जब कोई काम होने वाला हो, अबाउट टू, और टू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सर यहाँ तो ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, बिल्कुल सही बात है, यहाँ ऑप्शन नहीं है। तो फिर इसका एक ऑप्शन और बनता है क्या, कि आप सब्जेक्ट लिखें, उसके साथ में इज, आर, एम, ये उनके लिए जो फ्यूचर में कुछ काम करने जा रहे हैं, और यहाँ पे आप जोड़ दीजिए गोइंग टू, इसका यूज कीजिए गोइंग टू, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो यहाँ देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या,
हाँ ये रहा सर, इज गोइंग। क्यों? यहाँ पे टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में ऑप्शन बन रहा है ए। तो आंसर क्या हो गया? गोइंग इज गोइंग टू रेन। आसमान किससे भरा हुआ है? बादलों से भरा हुआ है। बरसात होने वाली है या बरसात होने जा रही है। ठीक है। अब आप कहेंगे सर इज गोइंग, इज हैज बीन गोइंग, इसके लिए हमें हमारे पास में टाइम प्लस होना चाहिए। अब ये वॉज की बात कैसे है कि जब सेंटेंस ही प्रेजेंट में चल रहा है तो आपके पास में पास्ट वाले ऑप्शन वैसे कट जाएंगे। तो आप मेरी बात से समझ गए होंगे कि किस तरीके से एक शॉर्ट ट्रिक आपको ये यूज में एक बनानी है। हाँ, अगर ऑप्शन में आपको अबाउट टू देता तो अबाउट टू वाला आंसर हो सकता था, लेकिन अबाउट टू नहीं देने की वजह से हमें गोइंग टू का यूज करना है। इसके बाद में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पैसिव कंस्ट्रक्शन का लिया है। तो पैसिव कंस्ट्रक्शन की शुरुआत करें उससे पहले मैं एक आपको छोटी सी बात बता दूं कि देखिए जिस सेंटेंस में आप सब्जेक्ट आगे ला रहे हैं, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं और फिर मेन वर्ब का यूज कर रहे हैं, देन यूज ऑब्जेक्ट। अगर ये स्ट्रक्चर आपको कहीं मिलता है और उसमें आपने इसको आगे रख रखा है, यानी कि हेड वर्ड आपका सब्जेक्ट है, यही काम कर रहा है, यही दिख रहा है। जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मैं दिख रहा हूँ तो मैं एक्टिव हूँ। अभी मैं अगर साइड में हो जाऊँ और आपको यहाँ पे मेरी आवाज़ ही सुनाई दे तो मैं उस कंडीशन में पैसिव बन जाऊंगा। इट मीन्स हमें करना क्या है, जब एक्टिव से पैसिव बनाना है तो आप लोगों को सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना होगा, पहली बात। लेकिन ऑब्जेक्ट को जब इधर लाएंगे तो प्लेस देंगे सब्जेक्ट का, तो उसको फॉर्म भी बनाएंगे, फॉर्म भी देंगे सब्जेक्ट की। सर ये बात समझे नहीं? बेटा जैसे मान लो आई था मेरे पास में, आई को आप ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ले गए तो क्या बन गया? मी। अब मी को जब मैं ये कहूँ कि मी लास्ट में आया उसको आगे लेके आओ तो क्या बन जाएगा? उसका सब्जेक्ट आई बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद में हमें दूसरा जो स्टेप लेना है, हेल्पिंग वर्ब है तो ठीक है, नहीं दे रखी तो भी आपको पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लेकर आनी होगी। ठीक है, ले आएंगे आप। इसके जस्ट बाद में आप लोगों को एक कोष्टक में बी के 3 रूप लिखो रहा हूं, बी, बीइंग और बीन। इनका यूज करना है अगर आपको नीड है तो, मतलब आवश्यकता के अकॉर्डिंग इसकी हम इसका यूज करेंगे। अब मैं आपको थोड़ी सी बात कर दूं कि बी का यूज कब करेंगे? जब आपके सेंटेंस में कोई मॉडल दे रखा है तब आपको बी का यूज करना है। ठीक है। अब आप देखिए बी ही है लेकिन इसमें क्या लगा दिया? आईएनजी लगा दिया, तो इसका मतलब बन गया बीइंग। बीइंग का यूज तब करोगे जब आपके पास में हेल्पिंग वर्ब आ रही है और उसके साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा रखा है? आईएनजी लगा रखा है। अच्छा सर ये कंटिन्यूस टेंस हो गया। हाँ, कंटिन्यूस टेंस के लिए हम इसका यूज करेंगे। उसके बाद में मैं फिर लिख रहा हूँ बी और बी के साथ में ई एन आ रहा है, बीन। तो इसका मतलब जब हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? थर्ड। इसका मतलब हो गया सर परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस पे आपको यूज करना है किसका? बीन का यूज करना है। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। अगर इन तीनों का यूज होता है तो ही करना है, नहीं तो नहीं करना। इसके बाद में पैसिव में हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? हम थर्ड यूज करते हैं। और लास्ट में बाय प्लस आपका सब्जेक्ट जो यहाँ पे आया है, किसकी प्लेस पे आया है? ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आया है, आप उसको ऑब्जेक्ट का रूप दे देंगे, तो इस तरीके से एजेंट बना देंगे। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन ये रहा। अभी मैंने आपको क्या बताया? अभी मैंने आपको बताया कि इस तरीके से हमें एक पैसिव बनाना होगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन लेके इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें एक बार। शी सब्जेक्ट हो गया, पेंटेड वर्ब हो गया, द पिक्चर ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये ब्यूटीफुली क्या है भाई? शी पेंटेड, उसने पेंटेड किया पिक्चर को ब्यूटीफुली, अच्छे तरीके से। तो ये कहीं ना कहीं किसके बता रहा है? ये बता रहा है वर्ब के बारे में। तो इसको अगर हम नाम देना चाहें तो इसका नाम देना चाहोगे तो क्या नाम होगा? ये एडवर्ब। ये क्या है? एडवर्ब। उसने पिक्चर को अच्छे से क्या किया? तैयार किया। तो मैंने कहा था सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट आगे लेके आना है। किसको लेके आना है? ऑब्जेक्ट को। तो आपका ऑब्जेक्ट कौन है? पिक्चर। पिक्चर यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, तीनों में है। ठीक है, चारों ऑप्शन में पिक्चर है। ठीक है। उसके बाद में अब आपको ध्यान देना, ये है सेकेंड फॉर्म। तो सेकेंड फॉर्म का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं सेकेंड फॉर्म का, तो आपको उनके साथ में वॉज या क्या लिखना होता है? वर लिखना होता है। ठीक है। तो अब वॉज और वर वाला ऑप्शन देखो,
तो वॉज और वर्क के तो ऑप्शन में ये इज है, ये हैज है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर तो ये दो तो हट गए। अब बचे ऑप्शन नंबर हमारे पास दो ही। ठीक है, अब आप ये देखें उसके बाद में सेकंड फॉर्म वाले में क्या करना होता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, उसके बाद में किसको लाना है, वॉज या फिर वर्क को, और देन यूज मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब ये है कि वॉज वर्क के साथ थर्ड फॉर्म, वॉज वर्क के साथ सर ये आईएनजी रूप आ गया, ये तो आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब आंसर बचता है आपका ये वाला। तो क्या लिखोगे, द पिक्चर वॉज पेंटेड ब्यूटीफुली बाय हर, और आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ गए इजी वे में बात को। चलो आगे चलते हैं, ये मैंने आपको समझाया, आगे देखते हैं। विच इज वन द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। फिर सेंटेंस जो हमें पूछा है वो किससे पूछा है, पैसिव वॉइस से पूछा है, और हमारे पास 4 अल्टरनेटिव दे दिए हैं, और ये पूछा है कि इनमें से सही कौन सा है, इनमें से सही कौन सा है। तो अब आपसे कह रहा है ही हैज चीटेड द इनोसेंट मैन। ठीक है, अब आप देखें हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो एक बार मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है उसके साथ एस या ई एस आ रहा है, उसका अगर पैसिव बनवाने के लिए बोले तो आप लिखेंगे इज, आर, एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल सी बात हो गई। अब अगर आपको मैं ये कह दूं कि सर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो कोई दिक्कत नहीं, इज आर एम की जगह क्या हो जाएगा, वॉज या फिर वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और अगर आपको दे रहा है हैज या दे रहा है हैव, और उसके साथ पूछ रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मैंने अभी आपको बताया था कि आपको एच वी हैज की जगह हैज रखनी है, हैव की जगह हैव रखनी है, प्लस आपको यूज करना है बीन का, और उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो अब हम ट्रिक लगा के देखते हैं ये क्या ये ट्रिक काम कर रही है, देखते हैं। अब अपने पास में ये आ गया, ही चीटेड द इनोसेंट मैन। ऑब्जेक्ट कौन है, मैन, मैन कौन है, इनोसेंट, और आर्टिकल कौन है, द। इसका मतलब पूरा ऑब्जेक्ट कौन हो गया, द इनोसेंट मैन। अब देखो द इनोसेंट मैन, द इनोसेंट मैन, द इनोसेंट मैन और द इनोसेंट, सही है। फिर उसके बाद में यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज, तो यहाँ दे रखा है वॉज, ये तो आएगा नहीं। ठीक, मैन सिंगुलर है वैसे नहीं आएगा। ठीक, इस वाला ऑप्शन बनता नहीं है अपने पास में आईएनजी, तो ऑप्शन बन क्या रहा है, सेकंड, द इनोसेंट मैन हैज बीन चीटेड बाय हिम। इस ट्रिक से हम ऑप्शन जो गलत है उनको अगर आप काट देते हैं तो आप इजी वे में आंसर तक पहुंच जाएंगे, तो आप आंसर तक इजी वे में पहुंच गए। ठीक है, अब इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक चीज और समझो थोड़ा सा, अगर आप हेल्पिंग वर्ब में इज, आर, एम, इनका पास्ट बाई कौन होता है, वॉज या फिर वर, इनमें से किसी के साथ भी अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है और आईएनजी लेके आ रही है, तो आपको याद रखना है क्या, कि आप वहां पे इज की जगह इज, आर, एम, और अगर वॉज वर है तो वॉज या फिर वर, लेकिन अपनी तरफ से वो आईएनजी के लिए आप एक वर्ड जोड़ दोगे, वो क्या है, बीइंग, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, एक चीज और देखो इधर, मैंने ये कहा था भाई यहाँ पे इन चीजों का यूज करना है, क्या कोई ऐसी कंडीशन भी है कि जहाँ पे इनका यूज नहीं करना पड़ता, हाँ, प्रेजेंट सिंपल में, यानी कि एस और यस लगाओ ना जहाँ, वहाँ इनका यूज आपको नहीं करना। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ पे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाए, सेकंड, वहाँ पे इनका यूज नहीं करना। ये बात नोट करने वाली है, नोट करनी है इस बात को। यहाँ यूज होता है, यहाँ यूज नहीं होता। अगर मैं बात करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ आप लोगों से कि यहाँ पर हमें इसका यूज नहीं करना है, और अगर मैं बात कह दूं ऐसे कि यहाँ पे इसका यूज आपको अच्छे से करना है, यानी कि यहीं पे इसका यूज होगा, तो ये हमारे पास में एक ट्रिक बन जाती है कि यहाँ तो यूज होगा,
और वहां यूज नहीं होगा। ठीक है, चलो हमारा ये आंसर आ गया। आगे चलते हैं। अब आपके पास में इन्होंने दे दिया दूसरा पार्ट दे दिया। इस चीज का पार्ट है ये नरेशन का। मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं ना वो हमें दिक्कत देते हैं पैसिव में और नरेशन में। तो नरेशन जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का, पहले तो ये समझें आप नरेशन को ही एक रूप से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, इसी को आप रिपोर्टेड स्पीच या फिर इसको आप इस रूप में भी जानते हैं क्या, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अच्छा सर इसी को कहते हैं क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट? हाँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसी के भाग हैं। तो मतलब डायरेक्ट नरेशन की बात कर रहे हैं और ये इनडायरेक्ट नरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखो पहली बात, कुछ बेसिक बातें जो हमें सीखनी है उनके बारे में हम बातचीत करते हैं। एक चीज ये ध्यान रखना कि यहाँ इनवर्टेड कोमा के अंदर एक पार्ट होगा और एक होगा इनवर्टेड कोमा के बाहर। जो इनवर्टेड कोमा के जो अंदर पार्ट है, बाहर पार्ट है, इसको तो बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इसको अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये अंदर जो पार्ट आ रहा है ना इनवर्टेड कोमास, ये इनवर्टेड कोमास के अंदर उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल लेने वाला है। अब मैं आपको बेसिक नहीं बताता हूँ। अगर यहाँ पे आपको से मिल जाए या सेज मिल जाए या विल से, विल या शेल के साथ में से मिल जाए, तो आपको अंदर टेंस संबंधी जो चेंज है ना वो नहीं करने हैं। बेसिक नियम पढ़ते जाएं और समझते जाएं। टेंस संबंधी नियम है नहीं करने हैं। तो क्या सबसे पहले टेंस का नियम करते हैं? नहीं बेटा, इससे पहले अपने को चेंज करना होता है किसका, प्रोनाउन। प्रोनाउन को आपको बदलना होता है। तो पहला सेंटेंस लेते हैं, देखो क्या कह रहा है। राम सेड टू सीता, राम ने सीता से कहा, क्या कहा, आर यू गोइंग अवे टूडे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसे मालूम चला? साइन ऑफ इंट्रोगेशन से मालूम चला कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरी बात, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। एक होता है WH वर्ड और एक होता है हेल्पिंग वर्ब। अब ये जो आ रहा है ये किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं, देखें कि जब ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाती है तो आपको करना क्या है। आपको करना क्या है तो देखो आप एक बार, आपको करना कुछ ही नहीं है। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो सैड दे रखा है या सैड टू दे रखा है, इसको सबसे पहले आप आस्कड में चेंज करेंगे। तो आपने कर दिया, जैसे आपने इसको चेंज किया तो यहाँ पे जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा शुरू हुआ था वहाँ पे आपको कंजक्शन लगाना होता है। क्या लगाना होता है? कंजक्शन। तो अगर आपका हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हो रहा है तब तो आप कंजक्शन लगाएंगे इफ या फिर लगा देंगे वेदर, दो में से कोई एक आएगा। लेकिन अगर WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो WH वर्ड खुद किसका काम करेगा? कंजक्शन का काम करेगा। सिंपल सी बात होगी। और जैसे आपने कंजक्शन लगा दिया उसके बाद में सेंटेंस को बना दो कैसा? असर्टिव, सिंपल, साधारण। तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट यानी कि प्रोनाउन में चेंज करना है, फिर आपको HV और फिर उसके बाद में मेन वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। जितने भी चिन्ह हैं, चाहे वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी हो, चाहे साइन ऑफ ऑप्टेटिव हो, चाहे साइन ऑफ इंट्रोगेटिव हो, ये सारे साइन हटा दिए जाते हैं। इन्वर्टेड कॉमा भी हटा दिया जाता है। ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। ये पैटर्न हमें फॉलो करना है। तो अब इसी पैटर्न को देखो यहाँ पे फॉलो करते हैं। राम सैड टू सीता, तो अपन देखें राम का क्या रहेगा? राम ही रहेगा। सैड टू को बदलना है आस्कड में। और सर आस्कड तो यहाँ दे रखा है एक और एक दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे सीता और यहाँ पे सीता। हाँ ये सही है, दो। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वोज लगा रहा है, यहाँ पे कंजक्शन क्या लगा रहा है? इफ। तो मैंने क्या कहा था, पहले कंजक्शन आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया। तो ऑप्शन क्या बना? इफ। अब देखो यू को चेंज करें सेकंड चेयर इसके अकॉर्डिंग, सीता के अकॉर्डिंग। तो यू का प्रोनाउन सीता के प्रोनाउन को लेकर, सीता नाउन है, सीता का प्रोनाउन बनाएंगे तो क्या बनेगा?
शी। अगर ये सब्जेक्टिव रूप में है तो इसका सब्जेक्टिव रूप लेके आओ, तो यानी कि यहाँ पे आएगा कौन, शी। अब इज आर एम इधर आते क्या हो गई, वॉज वर, गोइंग का गोइंग, ए अवे का अवे, और टुडे बदल जाता है दैट डे में, और लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज फुल स्टॉप आपने लगा दिया। तो इस तरीके से आपने इजी वे में एक सेंटेंस को कहाँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपने चेंज कर दिया। समझ गए मेरी बात को अच्छे से, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो अगर मैं बात करूं थोड़ी सी, यहाँ पे देखें, ये सेंटेंस इस तरीके से हो गया। अब मान लीजिए मेरे पास में कोई ऐसा सेंटेंस, जैसे सर ये सेंटेंस है एक, सीता सेड टू मी, और इन्वर्टेड कॉमा शुरू, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। अब इस सेंटेंस को मुझे क्या करना है, इनडायरेक्ट में बदलना है, और मैंने कहा साइन ऑफ इंट्रोगेशन आया हुआ है और डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहा है, इसको भी हम चेंज करके देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, सीता का, सीता सेड टू को, अरे सर अभी आपने बताया था किसमें बदलना है, आस्कड में, तो हम किस में चेंज करेंगे, आस्कड में। उसके बाद में कौन है, मी। अब यहाँ पे ये जो चिन्ह है इन सब चिन्हों को हटाएंगे, हटा दिया। हटाने के बाद में अगर देखें आप, तो सेंटेंस, दो सेपरेट सेंटेंस आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ फुल स्टॉप लग गया और वेयर आर यू गोइंग ये अलग हो गया। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कोई वर्ड हमें लेके आना पड़ेगा, और उसी वर्ड को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसका नाम अगर रखें तो उसका नाम होता है कनेक्टिव वर्ड। क्या बोलते हैं उसको हम, कनेक्टिव वर्ड। सर एक ही नाम होता है, नहीं बेटा, इसको हम कंजंक्शन भी बोलते हैं, कंजंक्शन, कंजंक्शन नहीं है ये, कंजंक्शन है, राइट प्रोनाउंस, ठीक। और इसी को आप बोलते हैं लिंकिंग वर्ड। क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ड। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि इसके नाम कितने हो गए, तीन नाम है। पहला है कनेक्टिव वर्ड, दूसरा कंजक्शन, और तीसरा है लिंकिंग वर्ड। अब सेंटेंस यहाँ तक आ गया। अभी आपने पढ़ा कि डब्ल्यू एच वर्ड में डब्ल्यू एच वर्ड खुद किसका काम करता है, कंजक्शन का काम करता है। तो कंजक्शन कौन आएगा, वेयर आएगा। अब उसके बाद में आपको दिख रहा है आर, तो आप जल्दबाजी में क्या करेंगे, आर को बदल देंगे वोज में या वर में, यही मिस्टेक हो जाएगी। मैंने क्या कहा था, जैसे कंजक्शन लगा दो तो चाहिए क्या, हमें सब्जेक्ट, तो मुझे सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट को लेके आए। सब्जेक्ट कौन है, सर यू है। यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, ठीक है। सेकेंड पर्सन में ऐसे चेंज रखना कि फर्स्ट पर्सन के लिए तो ये पहली वाली चेयर, सेकेंड पर्सन के लिए ये वाली चेयर। तो सेकेंड पर्सन को चेंज होने के लिए किसके पास आना पड़ेगा, मी के पास आना पड़ेगा। अगर ये सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मी का सब्जेक्ट कैसे बनेगा, मी का सब्जेक्ट बनेगा, देखो ये है सब्जेक्टिव फॉर्म, और ये हो गया ऑब्जेक्टिव फॉर्म। जैसे आई आया हुआ है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। वैसे ही आपको वहां पे देखने को कौन मिला, यू था, और यू का सब्जेक्ट भी यू है और यू का ऑब्जेक्ट भी यू है। तो आपको कैसे मालूम चले कि यू सब्जेक्ट है, जब हेल्पिंग वर्ब से या मेन वर्ब से पहले आ रहा तब तो सब्जेक्ट है, और अगर हेल्पिंग और मेन वर्ब के बाद में आ रहा है तो क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब आप इधर देखें, ये यू है, ये मेन वर्ब से पहले आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो सब्जेक्ट हो गया। तो अब मुझे मी का सब्जेक्ट लेके आना पड़ेगा। तो मी का सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया। अब ये इजारे में इधर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज, और लास्ट में क्या लगाओगे, गोइंग, और उसके बाद में फुल स्टॉप। इसका मतलब ये हो गया कि आपको ये सारे चिन्ह क्या कर देने हैं, हटा देने हैं। तो ये आपका इस तरीके से, शानदार तरीके से आप लोग का ये हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, मैंने आपको बना दिया, अब ये हमने सॉल्व कर ही लिया। आगे चलते हैं, ये लीजिए। अब हम ये पूछ लिए, क्वेश्चन आया है आर्टिकल का, ठीक, डिटर्मिनर्स। अगर डिटर्मिनर्स में बात करें तो हमें पढ़ना पड़ता है किसको, आर्टिकल। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल दो होते हैं, ठीक है।
एक तो डेफिनेट और एक होते हैं इनडेफिनेट। अगर इनडेफिनेट की बात करें तो इनडेफिनेट में एक तो हो गया ए और एक हो गया एन। और डेफिनेट की अगर बात करते हो तो डेफिनेट में आपके पास में आता है आर्टिकल ए की, वो कौन है, द, द, दी, द। ये तीन प्रोनाउंस करते हैं इसको हम, द, दी, ठीक है, दी। ये तीन टाइप से इसको प्रोनाउंस किया जाता है इस वर्ड को। अब आप पहले ये समझें कि ये जो आर्टिकल हैं ये आएंगे किसके लिए। ये आएंगे उस नाउन के लिए। पहली बात तो आर्टिकल जो होते हैं वो नाउन से पहले यूज होते हैं। ये उस नाउन के लिए आएंगे जो क्या होगा, सिंगुलर होगा। सिंगुलर का मतलब जो एक है, सिंगुलर है, एक वचन है, उस नाउन से पहले आएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये हो गई कि इनकी अगर हम बात करें तो इनका मीनिंग जो होता है, इनकी जो वीक फॉर्म है वो है वन। इसका मतलब ये ए एन किसका रूप है, वन का रूप है, एक का। मैंने बोला बी ओ वाई, बॉय। अब मैंने कहा एक लड़का है तो मैं लिखूंगा वन बॉय, अच्छा नहीं लगता, क्या लिखूंगा, अ बॉय। ठीक है। इसका मतलब ये हो गया जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड निकलेगा वहां तो आप यूज करेंगे क्या, ए। और जहां पे आपका वॉवल साउंड निकलेगा वहां पे आप यूज करेंगे एन। जैसे ई डब्ल्यू ई, इस वर्ड को अगर हम देखें तो इस वर्ड का मीनिंग जो है वो होता है यू, मीनिंग निकलता है। इसका प्रोनाउंस अगर हम करें तो यू होता है। और बच्चे इसके कारण से मोस्टली इसमें क्या लगाते हैं, एन, जबकि इसका प्रोनाउंस कैसे हो रहा है, एन नहीं आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है। अब आपको करना क्या है कि हमें यहाँ पे बोल रहा है किसका यूज कीजिए, इनमें से एक का यूज कीजिए। तो ठीक है, अब देखें आप, हम यूज करते हैं आर्टिकल का, कौन से आर्टिकल का कैसे यूज करना है। तो मैं कुछ बातें मैंने आपको बताई। तो ये जो मोस्ट वर्ड है ये है सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री में हम यूज करते हैं किसका, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम यूज करते हैं द आर्टिकल का। इसका यूज किया जाता है, द आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो इट मीन्स शी इज द मोस्ट कॉर्जियस लेडी आई हैव एवर सीन। तो इसका मतलब ये हो गया कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका यूज करेंगे, आप आर्टिकल द का यूज करेंगे। और ये आर्टिकल है नहीं आपके पास में, तो आपके पास में आर्टिकल क्या आ गया, द आर्टिकल का यूज आपको करना होगा। चलो आगे चलते हैं। अरे सर फिर आर्टिकल का क्वेश्चन है, जी हाँ, आर्टिकल का क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल का। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, द जर्मन डिफीटेड फ्रेंच। फ्रेंच लैंग्वेज भी है और लैंग्वेज से पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, जर्मन भी तो लैंग्वेज है सर, लेकिन यहाँ पे जर्मन पीपल की बात की गई, जर्मन लोगों को डिफीटेड, हराया गया फ्रेंच लोगों के द्वारा। इसका मतलब जब ये जर्मन आर्टिकल ले रहा है तो इधर वाला फ्रेंच भी तो क्या लेगा, आर्टिकल लेगा, सिंपल सी बात है। तो आर्टिकल कौन हो जाएगा आपके, द आर्टिकल का आप यूज कर लेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे, हाँ, अगर ये लैंग्वेज के रूप में आता है तो लैंग्वेज कोई भी आर्टिकल नहीं लेती है, ना तो ए लेती है ना एन लेती है, और ना ही द आर्टिकल का यूज होता है। ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप देखिए, यहाँ पे भी आपके बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और यहाँ पे आपके आर्टिकल का यूज किया है, द बुक यू गेव मी। अब ये बुक द क्यों पहले लिया ये बताता हूँ, क्योंकि इस बुक को क्या कर दिया है, स्पेशलाइज कर दिया गया है। और जब आप किसी चीज को स्पेशलाइज कर देते हैं या फिर आप उसको यूनिक बना देते हैं तो वहां पे आपको आर्टिकल किसका यूज करना होता है, द का यूज करना होता है। और आपने द का यूज बहुत अच्छे तरीके से किया है। द बुक यू गेव मी, वो किताब जो आपने मुझे दी थी, ठीक है, इज है इंटरेस्टिंग वन, रुचि वाली है ना। रुचि वाली ये किताब, जो किताब आपने दी ना, वास्तव में बहुत रुचि वाली किताब है। तो उस किताब की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया इंटरेस्टिंग। जो वर्ड है ये ए ई आई ओ यू, जो इंग्लिश के 5 वोवल्स हैं उनमें से एक है। और ये जो वोवल्स हैं जब हम इनको प्रोनाउंस करते हैं तो हिंदी के कहीं ना कहीं क्या होते हैं, वोवल्स निकलते हैं, हिंदी के स्वर निकलते हैं प्रोनाउंस में। अगर हिंदी के स्वर निकल रहे हैं, अगर हम एक के अर्थ में हम ले रहे हैं काम में, तो वहां पे आपको यूज करना है किसका, एन आर्टिकल का यूज आपको करना है।
नहीं तो आप यूज करेंगे किसका, एक का यूज करेंगे। और मैंने अभी आपको बताया, जैसे देखिए HOUR, और एक वर्ड है, ठीक है, और इसको आ पढ़ते हैं तो इसके पहले आर्टिकल क्या आ रहा है, एन आएगा, जो कि प्रोनाउंस, तो इसको जो लेटर है इसका ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन फिर भी शुरू किससे हो रहा है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। लेकिन जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो प्रोनाउंस करते समय इसका जो साउंड है वो कैसा है, वोल्स वाला साउंड है। इस कारण से यहाँ पे हमें किसका यूज करना है, एन का यूज करना है। वही सेम बात है, तो आपका आंसर क्या होगा, एन आंसर हो जाएगा। ठीक है, के बाद में हम बात करते हैं प्रेपोजिशन। ठीक है, प्रेपोजिशन का है क्वेश्चन, इसको प्रीपोजिशन नहीं बोलते हैं, इट्स प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का बहुत अच्छा एक हमारा लिया है। क्या काम करता है प्रेपोजिशन, क्या करता है, एक नाउन को दूसरे नाउन से कनेक्ट करने का काम करता है, और फिर कनेक्ट करने के साथ में उसकी सिचुएशन को डिसाइड करता है कि वो कहाँ पर है। जैसे देखें, द होल वो इंडिया और अशोक ने रूल किया। अशोक में और होल इंडिया के रूप में क्या करेगा, संबंध स्थापित करने के लिए जो वर्ड काम में आता है, दैट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन, प्रे प्लस प्री प्लस पोजिशन वर्ड से मिलकर बना है, और पोजीशन का मतलब था स्थिति। किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसको डिसाइड कर देना, उसकी निश्चित स्थिति को डिसाइड कर देना के लिए जो वर्ड आते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रेपोजिशन कहलाते हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब देखते हैं, अशोका रूल्ड, शासन करने के लिए जो रूल वर्ड है, शासन करना जो वर्ब के रूप में आ रहा है, और किसी के ऊपर शासन करने के लिए हमारे पास में एक प्रेपोजिशन आती है, वो क्या आती है, ओवर। तो ओवर दे रखा है, बिल्कुल सही, ये रहा ओवर। तो अशोका रूल्ड ओवर द होल इंडिया, अशोका ने पूरे भारत पे क्या किया, शासन किया। इस तरीके से आप इसमें यहाँ पे प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। उसके बाद में है, बहुत अच्छा वर्ड है, दिस फ्लावर इज डिफरेंट डैश दैट वन, ये चीज उससे अलग है। ठीक है, तो डिफरेंट के साथ में सर ऑन लगाएंगे, डिफरेंट ऑन, डिफरेंट विद, उसके साथ अलग है, नहीं, डिफरेंट टू, डिफरेंट के साथ में वर्ड क्या लगता है, फ्रॉम, मतलब डिफरेंट फ्रॉम, किसी चीज का किसी चीज से क्या होना, अलग होना या भिन्न होना बोलते हैं, कि उसका तालमेल उस चीज से नहीं बैठ रहा है, वो भिन्न है उस चीज से, तो वहां के लिए अपन क्या लगाएंगे, डिफरेंट फ्रॉम। ठीक है, किससे अलग है, दैट वन, उस एक से अलग है, डिफरेंट वन। ये हो गया हमारा, कर लिया हमने। नेक्स्ट देख, अच्छा वर्ड है, माई मदर टोल्ड मी दैट हेल्थ इज प्रिफरेबल वेल्थ, मेरी माँ ने मुझे, ये देखो यहाँ पे ये पैसिव, सॉरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलाव चेंज किया हुआ है। मेरी माँ ने मुझे बताया, दैट कंजक्शन लग गया, और आगे क्या है, हेल्थ इज प्रीफरेबल। प्रीफर जो वर्ड है उसके साथ में फिक्स प्रेपोजिशन आता है टू, तो टू प्रेपोजिशन आपको दे रखा है। प्रीफर वर्ड है जिसके साथ में क्या आता है, टू प्रेपोजिशन आता है। ठीक है, ऐसे ही एक वर्ड है एंग्री, अगर मैं किसी बात से नाराज हूं तो एट, और किसी पर्सन से नाराज हूं तो किसका यूज करेंगे, विथ का यूज करें। ठीक है, ऐसे ही नो का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये हो जाता है नोन, और यहाँ पे इसके साथ प्रेपोजिशन फिक्स है, वो क्या आएगी, टू आएगी। तो फिक्स प्रेपोजिशन वाले सेंटेंसेस आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखने हैं। इसकी एक स्लाइड अलग से भी मिल जाएगी आप लोगों को, और जहाँ पे ये बताया जाएगा कि किस तरीके से इनका यूज करना है। इसके बाद में ये जो सेगमेंट दे रखा है, ये बहुत ही अच्छा सेगमेंट दे रखा है, और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है। ठीक है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है आइडेंटिफाई द स्पॉट ऑफ द एरर, जहाँ पे गलती है इन द सेंटेंस, सेंटेंस में जो आपको गिवन दिया हुआ बिलो नीचे, एंड मार्क योर आंसर बाय चूजिंग द सुटेबल अल्टरनेटिव, इनमें जो सुटेबल आपको अल्टरनेट दे रखे हैं उनमें से आपको मार्क करना है कि कहाँ पर मिस्टेक है, कौन सा पार्ट है इन चार में से जो एरर लेकर चल रहा है। तो पहले देखें, द टीचर विद ऑल हिज स्टूडेंट्स, बात कर रहे हैं टीचर की, किसके साथ में, सभी स्टूडेंट्स के साथ में। वैसे अगर हम इस पार्ट की बात करें तो ये सब्जेक्ट वर्ब कनकड़ के नाम से जाना जाता है, सब्जेक्ट वर्ब कनकड़।
कॉन्कॉर्ड, ठीक है, इसके नाम से हम इसको जानते हैं। कई बार आप इसी को जानते हैं सब वर्ब एग्रीमेंट। इसी टॉपिक का दूसरा नाम है वर्ब अग्रीमेंट। एग्री नहीं होता, ये अग्रीमेंट होता है। ओके, वर्ब अग्रीमेंट के रूप में इसको हम जानते हैं। अब ये क्या कह रहा है, टीचर की बात हो रही है और कॉमा लगा के विद ऑल हिज स्टूडेंट्स, तो हमें लगता है टीचर के साथ में सारे स्टूडेंट्स, नहीं, बात हो रही है टीचर की, ये कॉमा लगा के। अगर एलोंग विद वर्ड आ जाता है, एलोंग विद या विद, ठीक है, या एज वेल एज, तो इनमें जो पहले वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पे ये जो आर दे रखा है ना, टीचर के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये यहाँ पर क्या होगा, इज होगा। तो अब हमने देखा विद ऑल हिज स्टूडेंट्स, ये पार्ट दे रखा है जो कि ये रहा, सही है। ये आर अलग से दे रखा है और इन द क्लास आगे वाला पार्ट है और नाउ वर्ड दे रखा है। तो इट मीन्स हमारा जो सेगमेंट है उसमें जहाँ पे एरर है वो पार्ट कौन सा है, पार्ट सेकंड है, जहाँ पे मिस्टेक दे रखी है। मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक में जो रूल्स हैं वो आप थोड़े इजी वे में पढ़ें तो अच्छा रहेगा। साथ साथ में थोड़ी सी हम बात भी कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक वर्ड आ गया एज वेल एज, एलोंग विद, ठीक है। अगर इनमें सब्जेक्ट एक यहाँ आ रहा है और एक सब्जेक्ट यहाँ आ रहा है और मुझे वर्ब यहाँ पे वर्ब जो लानी है, तो मैं किसके अकॉर्डिंग वर्ब लेके आऊँगा। तो आप याद रखें यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आएगी, ना कि सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग। एक रूल याद होगा। अच्छा सर, बोथ से भी सेंटेंस शुरू होते हैं, बोथ एंड है। अच्छा आपने पढ़ा हो तो आइदर और है, ठीक है। एक वर्ड पढ़ा हो तो क्या है, नाइदर नोर है। इनमें क्या होता है, सब्जेक्ट यहाँ फर्स्ट आ रहा है और फिर सब्जेक्ट सेकंड इधर आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो सब्जेक्ट सेकंड के अकॉर्डिंग भरी जाएगी और यहाँ इनसे शुरू हो तो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट सेकंड के अकॉर्डिंग भरी जाएगी। सब इस तरीके से आपको ये बात ध्यान में रखनी है। आगे वाला सेंटेंस आइडेंटिफाई, वही आपको क्या करना है, मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना है, किसको, एरर को आइडेंटिफाई करना है। सेंटेंस में जो दे रखा है क्या है, योर आंसर बाय चूजिंग द सुटेबल अल्टरनेटिव। रजनी रिजेंबल्स टू हर फादर इन अपीयरेंस। कई बार नहीं कहते कि आप तो अपने पिता की तरह दिखते हैं। रिजेंबल्स का मतलब प्रतीत होना, दिखना, की तरह लगना। तो आप किसकी तरह लग रहे हैं, अपने पिता की तरह लग रहे हैं। तो रिजेंबल्स वर्ड की खास बात यह है कि ये अपने साथ में क्या नहीं लेता, टू प्रेपोजिशन नहीं लेता है। क्या नहीं लेता है, टू प्रेपोजिशन नहीं लेता है। इट मीन्स मिस्टेक सामने आ गई आपकी, तो कहीं दे रखा है कि हाँ ये दे रखा, टू वाला पार्ट ये रहा, रजनी रजनी रहेगी, रिजेंबल्स में एस और यस आना था पर टू नहीं आना है। हर फादर है इन अपीयरेंस, दिखने में, तो यहाँ पे मिस्टेक आ गई, टू वाले पार्ट में आ गई। तो यहाँ पे आपने किस तरीके से, ये वर्ब का काम था। वर्ब, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो क्या नहीं लेती हैं, प्रेपोजिशन नहीं लेते हैं। जैसे सैड था, सैड टू, यहाँ पे टू है। जब आप इसको चेंज करते हैं तो आप क्या लिखते हैं, टोल्ड लिखते हैं। अब आप टोल्ड टू थोड़ी लगाएंगे, नहीं, सैड टू को पूरे को क्या लिखते हैं, टोल्ड लिखते हैं। सर ऐसा कोई खास बात है इनके साथ टू लगाना नहीं लगाना, ये जो फर्क होता है ये फर्क पड़ता है वर्ब का। कि वर्ब के दो पार्ट होते हैं, एक वर्ब ऐसी होती है जो ऑब्जेक्ट ले लेती है, तो क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। और एक वर्ब ऐसी होती है जो ऑब्जेक्ट को नहीं लेती है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता। ऑब्जेक्ट जहाँ आ रहा है उस वर्ब को तो बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा उस वर्ब को क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर। उसके बाद में फिर आपको वही एरर क्या करना है, वो करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, इस सेंटेंस में अगर आप देखते हैं तो इस सेंटेंस में वैसे एरर नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो इनमें से एक ऑप्शन है नन ऑफ द, नन, नन ऑफ द अबो। तो आपका आंसर यही होगा। कैसे, देखिए, माय बॉय, मेरा लड़का, इज है इन क्लास 10। यहाँ पे कई बार आपको देखने को मिला 10th, इस तरीके से लिखते हैं 10th, तो सही है। और ये अगर 10 लिखा है तो भी सही है।
हालांकि मान सकते हैं इसको सही, लेकिन अगर एरर देखना है तो इसमें एरर अपन 10 को ही मान के चलेंगे कि 10 लिखा है, ओनली काउंटिंग है। अगर हमें क्रम डालना है तो हम 9th 10th इस तरीके से लिखते हैं, तो यहाँ पे आपको 10th लिखना होगा इस तरीके। तो यहाँ पे एरर आपके ये वाला क्वेश्चन ले रहा है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर ये ऑप्शन में कहीं ऐसे दिखा हुआ मिल जाए तो उस कंडीशन में आपको इनमें से ये वाला ऑप्शन आपको टिक करना है, नन ऑफ द अबव। जी हाँ, ये आपके पास में, हमारे पास में, हमें वोकेब पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो वोकेब का सेक्शन शुरू हो चुका है। वोकेब में हमें क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक लंबा सा सेंटेंस आएगा और इसके लिए पूछेगा कि आपको एक वर्ड बताना है। का इसके लिए एक वर्ड क्या होगा, तो हम बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस आएगा और उसके लिए हमें वन वर्ड बताना है। तो ये कह रहा है ए प्लेस, एक स्थान, वेयर बीज, जहाँ पे बीज मधुमक्खियाँ, मक्खियाँ लिव रहती हैं, एंड और स्टोर हनी, और शहद को इकट्ठा करती हैं। तो मधुमक्खियाँ रहती हैं और शहद को इकट्ठा करती हैं, उसको क्या घोंसला कहेंगे? नहीं। उसको कॉटेज कहेंगे? झोपड़ी? नहीं। हाँ सर, पेड़ कहेंगे क्या? अरे पेड़ पे तो बहुत सी चीजें रहती है भाई, पेड़ कहेंगे? नहीं। उसको हम कहते हैं मधुमक्खियों का छत्ता। हाइव, हाइव का मतलब होता है छत्ता, ठीक है। तो मधुमक्खियों का छत्ता। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इन्होंने कह दिया व्हेन वी सेव समथिंग फ्रॉम इंजरी और डीके। बचाव के लिए जो आप उपाय अपनाएंगे या बचाव के लिए जो चीज काम में लेंगे उसे क्या कहेंगे? अपने बचाव के लिए। तो वी आर इट, हम हैं किसमें? क्रिएटिंग, उत्पन्न करने में है, ठीक है। कंपोज, डिकम्पोज मतलब नष्ट करने में है। सेविंग, कोई चीज को संरक्षित, बचाने में है। प्रिजर्व का मतलब होता है संरक्षण करना या किसी चीज को बचाना। इसका ऑप्शन कौन सा है? प्रिजर्विंग इज द बेस्ट ऑप्शन। तो यही आपका आंसर बनेगा। इसके बाद में मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वही, विच ऑफ द चूज द वर्ड विच इज द अपोजिट। अब हमारे पास में सेगमेंट में अपोजिट वर्ड भी ले रहा है, एंटोनिम्स भी लेके आ रहे हैं। तो ये कह रहा है इम्पोर्टेंट के लिए क्या रहने वाला है। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ का महत्व, और किसी चीज़ का इनएसेंशियल मतलब जिनकी आवश्यकता नहीं है, रिक्वायर्ड आवश्यकता है, सिग्निफिकेंस महत्व है। तो ट्रिवियल का मतलब होता है जो चीज़ तुच्छ हो, जिसका महत्व ना हो, महत्वहीन। इसका आंसर क्या होगा? ट्रिवियल होगा। और इसके बाद में है डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब होता है कोमल, अच्छी चीजें। इसके लिए इसने अपोजिट नहीं पूछा है, इसमें पूछा है मोस्ट नियर बाय द सेम मीनिंग। सेम मीनिंग में यानी कि सिनोनिम्स पूछा है, सेम मीनिंग वाला। सेम मीनिंग वाला डेलिकेट है, ब्यूटीफुल, सिलेंडर, क्लोज। क्लोज तो इसका क्या है? अपोजिट है। इसका आंसर क्या होगा? फाइन होगा। जो कोमल होता है उसके लिए फाइन अच्छा, ठीक है। और ये लीजिए, इस तरीके से आज हमारी पहली क्लास में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व किया। और साथ में ही जहाँ पे आपको डाउट्स हो, आप अपने क्वेश्चन, अपने जो कमेंट्स हैं वो छोड़ सकते हैं और आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में।